तो हेलो फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था सेंगजे के पास में अभी एक शानदार स्ट्रेटेजी हो चुका है जिसका नाम है बाइचुआन। ये बंदे के पास में स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बंदा खतरनाक भी उतना ही है। इसने पहले भी अपने पिछले किंग को मारा था, अब की बार भी ऐसा कुछ कर सकता है और अब की बार तो ये करना इसके लिए और भी ज्यादा आसान है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो इन्होंने साथ में सफर शुरू कर दिया है अपनी नई सिटी की तरफ, जहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम एक अलग सिटी का सीन देखते हैं। रात का समय, एक लड़की जो कि अपने रूम में सो रही होती है, ये थोड़ी सी घबराई हुई है। इसका नाम नी यिनिंग है। अपने सपने में लड़की देख रही होती है। इसकी बॉडी के असल में चारों तरफ इंसेक्ट है। उन्होंने इसको चारों तरफ से घेर रखा है। तभी एकदम से वो सारे इंसेक्ट पूरी सिटी के अंदर बिखर जाते हैं। जितने भी लोग यहाँ मौजूद है वो सब चलना शुरू कर देते हैं। ये किस तरह के इंसेक्ट है, और इसी के साथ में इंसेक्ट उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और इससे उन सभी लोग की मौत हो जाती है। कुछ देर के अंदर पूरी सिटी कब्रिस्तान में बदल चुकी है। सभी लोग मारे जा चुके हैं और केवल यहाँ पर इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पर लेडी को दिखाई दे रहा होता है। वो सारे इंसेक्ट साथ में आकर एक मॉन्स्टर का फॉर्म ले चुके हैं और तभी एकदम से वो सारे वहां से गायब हो जाते हैं। लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है। उसका सपना टूट चुका है। वो उठ के बैठ जाती है और सोचने लगती है, ये सपना काफी टाइम से मेरा पीछा कर रहा है। मैं उस रात को बिल्कुल ही भूल नहीं सकती हूँ। वो सारे इंसेक्ट मेरी बॉडी के अंदर से बाहर निकले थे और दोबारा से मेरी बॉडी के अंदर समा गए। क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? इतने इंसेक्ट जो कि पूरी सिटी को नष्ट कर सकते हैं, वो किसी की बॉडी के अंदर हो सकते हैं। कभी कभी मुझे घबराहट होती है कि जैसे इम्पैक्ट पिछली बार आया था, वो सारे इंसेक्ट जो दिखाई देते थे, उन्होंने जितने भी लोग वहां मौजूद थे उन सभी को खा लिया था। वो सारे मैन ईटिंग इंसेक्ट थे और फिर वो गायब हो गए। अगर दोबारा से वो अटैक करते हैं तो ये सिटी भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। मुझे इसी बात की घबराहट होती है कि कहीं इंसेक्ट दोबारा से ना आ जाए और ये सिटी नष्ट ना हो जाए। इसके बाद जब वो लड़की सब सोच के परेशान हो जाती है तो एंड में कब से चाकू को बाहर निकालती है, उसको अपने पूरे कपड़ों के ऊपर लपेट लेती है और अपनी यूनिफॉर्म पहन लेती है। पता चलता है ये लड़की एक असिसियन है और शायद इसको अपने पहले कहीं भी देखा था। इसके बाद में ये लड़की अपना ध्यान भटकाने के लिए उछल के अपने घर की छत पर चढ़ जाती है और फिर कूदते हुए किसी और के घर पहुंच जाती है। जहाँ बाहर से दो पहरेदार खड़े हुए हैं, उनको इग्नोर करते हुए सीधे घर में एंटर करती है और अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को खत्म कर देती है। वहां पर चारों तक केवल खून ही खून फैल चुका है। उसने लोगों की गर्दनें काट दी है। यहाँ से अगले दिन सुबह वो एकदम नॉर्मल लोगों की तरह सड़क पे घूम रही होती है, साथ में कुछ खा भी रही है। तभी एक बच्ची उसके पास में आकर उसे खाने की चीज को मांगने लगती है। इससे पता चलता है ये लड़की थोड़ी सी नरम दिल की भी है, भले बहुत ज्यादा ब्रूटल है। लोगों को मारने से पहले सोचती नहीं है और टाइम पास के लिए उन्हें खत्म कर देती है। लेकिन जब ये बच्ची उससे चीज मांगती है वो तुरंत ही अपना खाना उसके साथ में शेयर करने लगती है। इस समय ये बच्ची और नी येनिंग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो पीछे से आवाज आती है, सिटी के गेट बंद कर दो, हमें किसी भी तरीके से उस असिस्टेंट को पकड़ना पड़ेगा। उसने एक और बंदे को मार दिया। उसकी सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। हम किसी भी तरीके से असेसिन को पकड़ के रहेंगे। वो सिटी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सुनने के बाद में जब बच्ची दोबारा सामने से देखती है तब तक वो असेसिन वहां से गायब हो चुकी है। इसके बाद में हम असेसिन के मेन अड्डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक मॉन्क भी मौजूद है। वो एक आदमी की तरफ एक थैले को पकड़ाता है। इस थैले के अंदर किसी आदमी का कटा हुआ सर है। असल में ये जो मॉन्क है ये वो बंदा है जो कि सारे ऑर्डर्स लेता है। ये दूसरा बंदा जो कि यहाँ पर आया है जिसके हाथ में वो सर है, ये वो बंदा है जो कि सारे ऑर्डर्स को यहाँ पे लेके आता है। मॉन्क बाद में इस ऑर्डर को उस लड़की को देता है जो कि आगे जाकर उस बंदे को खत्म कर देती है और इस तरीके से सर्कल चलता रहता है। नए नए ऑर्डर्स आते रहते हैं और ये लोग खत्म करते रहते हैं। इस गुरु चेले ने यहाँ पर अपने बिजनेस को अच्छी तरह सेटअप कर लिया है। मॉन्क इस आदमी से बोलता है, मेरे पैसे जल्दी भिजवा देना। इस पर वो आदमी बोलता है, 3 दिन लगेंगे, 3 दिन के अंदर आपका गोल्ड और सिल्वर दोनों आपको मिल जाएगा। इससे मॉन्क बोलता है, गोल्ड और सिल्वर के बजाय मुझे रिसोर्सेज चाहिए, वो लिस्ट में तुम्हें दे दूंगा और वो सारा सामान मेरे पास से पहुंच जाए। तुम्हारे पास में 3 दिन का टाइम है। तभी वो आदमी आगे बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काफी अच्छा ऑफर है, कैसा रहेगा? वो लड़की जो कि तुम्हारे पास में है उसकी काबिलियत बहुत ज्यादा है और मैंने उसको देखा है वो किस तरह से लड़ती है, किस तरह से अपने काम को कंप्लीट कर देती है। आज तक उसको जितना भी टास्क मिला, जिस किसी को मारने का मौका मिला, उसने सबको खत्म कर दिया। और अब मुझे लगता है उसे कोई आर्मी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। जो कोई आर्मी है वो भी इस टाइम पर अपनी सेना के अंदर काफी सारे लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रही है और उस लड़की की काबिलियत इतनी ज्यादा है वो बड़ी आसानी से हायर रैंक पे पहुंच सकती है। और अगर एक बार वो हायर रैंक पे पहुंच जाती है तो इसका मतलब ये होगा वो बहुत बड़ी सेना को लीड करेगी। अभी जो काम वो इलीगली करती है उस काम को वो लीगली करने लगेगी। लोगों को मारना उसके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और उसको लोगों को मारने का रेपुटेशन भी मिलेगी। तो क्या बोलते हो? मॉन्क बोलता है, नहीं अभी इसका टाइम नहीं हुआ है। जो मूनलाइन टेंपल है वो भी इस टाइम पर किसी भी एम्पायर के अंडर में नहीं आता है और अगर एक बार हम किसी भी एम्पायर के अंडर में आ जाते हैं तो हमें जो कुछ भी काम करना है वो सब कुछ दूसरे लोग डिसाइड करेंगे। अभी इस टाइम पर हमारे पास पूरी फ्रीडम है और इस फ्रीडम को हम एंजॉय करना चाहते हैं, किसी भी एम्पायर के अंडर में नहीं आना चाहते। इस पर वादी बोलता है, ठीक है ये पूरी तुम्हारी मर्जी है। वैसे मेरे पास में एक और बहुत बड़ा टास्क है जिसे कंप्लीट करने का इनाम और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसे मॉन्क पूछने लगता है, बताओ अगला शिकार कौन है? इस पर वादी बताता है, शिकार आपकी बार का थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ये करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वो बंदा है टोर सिटी का किंग चैंगली।
और इसी के साथ में चेंगली को मारने की फरोख्त दे दी गई है। ये मॉन्क भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर इसके बाद में हम जीनी को देखते हैं जो कि पानी से अपना मुंह धो रही होती है। तभी मॉन्क उसके पास से पूछता है, उससे पूछने लगता है अब तक तुमने कितने लोगों को मारा है। इस पे जीनी बताती है 18 लोगों को, सभी टास्क अच्छी तरह से परफॉर्म किए गए। इससे मॉन्क बोलता है तो फिर ठीक है, एक टास्क को और कंप्लीट करो और फिर उसके बाद में तुम फ्री हो जाओगी। उसके बाद तुम अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकती हो। मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं डालूंगा। जीनिंग भी एक्साइटेड होकर पूछने लगती है बताओ वो बंदा कौन है। मॉन्क बताता है वो बंदा है चेंगली। वो चेंगली की तस्वीर दिखाने लगता है और फिर बताता है ये बंदा एम्पायर का बहुत बड़ा दुश्मन है। अब तक इसकी वजह से कब से लोगों की जान गई है। जो जस्टिस कल्ट था वो इसी की वजह से क्रिएट हुआ था। इसी का एक बंदा उसको लीड कर रहा था और अभी जस्टिस कल्ट के जितने भी लोग बचे हुए हैं वो सब की सब इसी की सिटी के अंदर है। हमें किसी भी तरह से खत्म करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से एम्पायर को कुछ नुकसान अक्सर ही होता रहता है। ये अभी भी कुछ ऐसा सोच रहा होगा कि किसी तरीके से एम्पायर को और नुकसान पहुंचा सके। इस पे जेनिंग बोलती है तो फिर ठीक है, इसका सर जल्द ही आपके सामने होगा कटी हुई हालत में। और ये कहते जेनिंग ने चेंगली को एक राह चलता आदमी समझकर उसके नाम की सुपारी खा ली है। वो तेजी से वहां चली जाती है अपने आखिरी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद में कुछ दिन बाद हम सीमा को देखते हैं जो कि सिटी के बॉर्डर पे एक ढाबे के अंदर बैठी हुई है। उसके साथ में 2 बंदे और है। चेंगली ने इन दोनों को सीमा के साथ में असाइन किया है ताकि कुछ कुछ काम के उसकी मदद कर सके और सीमा इनसे बात करने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तभी डिसाइड होता है कि एक दूसरी सिटी के अंदर एंटर किया जाएगा और वहां पर जो खबरें वगैरह चल रही है उसका हम पता लगाएंगे। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी सीमा एकदम से अपनी बात बदलते हुए बोलने लगती है मैं अकेले उस सिटी के अंदर एंटर करूंगी, तुम दोनों मेरे साथ में नहीं आओगे क्योंकि तुम दोनों की रफ्तार बहुत ज्यादा कम है और मैं इतनी धीमी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ना चाहती। तुम मेरी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर रहे हो। और ये बात इन दोनों को बहुत बुरी से लगती है। वो सीमा को मनाने लगते हैं कि ये ठीक नहीं है। मास्टर चेंगली ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम बिल्कुल आपके साथ में रहें, आपकी मदद करने की कोशिश करें। इसमें सीमा कहती है तो तुम लोग यहाँ से लौट जाओ और इसी तरीके से तुम बेहतरीन तरीके से मेरी मदद कर पाओगे। दोबारा स्टोर सिटी जाओ और उन्हें जाके बता दो कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सुनकर ये दोनों वहां चले जाते हैं। इनको कब तो बुरा भी लग रहा होता है लेकिन फिर भी क्योंकि सीमा ने ऑर्डर दे दिया है तो उनको जाना ही पड़ेगा। इसके बाद में सीमा दोबारा से अकेली हो चुकी है। उसको टीम में काम करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट है। और ऐसा होगा भी क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट भागती है। बाकी के कंपैरिजन में वो थोड़ी बहुत स्पेशल है और स्पेशल लोग अक्सर ही नॉर्मल लोगों के साथ में काम करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इसके अंदर भी है। शायद थोड़ा सा घमंड आ रखा है। अभी इस समय वो न्यू के बारे में सोच रही होती है कि काश उसके साथ में होती। वो लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है। काश इस समय में उसके साथ में होकर उसको गले लगा पाती, उसको ठीक तरीके से थोड़ा बहुत प्यार वगैरह कुछ कर पाती। लेकिन चेंगली उसकी वजह से मैं सब कुछ नहीं कर पाती हूँ। वो मेरे सामने एक दीवार की तरह है जो कि मुझे बिल्कुल भी न्यू के पास में नहीं जाने देता है। काश काश मैं न्यू को लेकर एक विलेज के अंदर भाग जाऊं, एक अलग विलेज के अंदर जिसमें मैं हूं और वो हो, हमारे एक छोटा सा घर हो और हम दोनों साथ में पूरी जिंदगी वहां पर रहें और साथ में और भी कब से लड़कियां हों। मैं लड़कियों के बीच में किसी एक अच्छी जगह पर रहना चाहती हूँ। न्यू ये सारी फैंटेसी सोच रही होती है। फिर इसके बाद उसके मन में अगला ख्याल आता है खुद की पावर को लेकर। उसके पास में तेज रफ्तार से भागने की क्षमता है लेकिन शायद उसके पास में कुछ अलग तरह की पावर्स हो। और उसके मन में ये ख्याल न्यू की वजह से ही है कि जिस तरीके से न्यू के अंदर स्पेशल पावर्स है वो अलग अलग काफी सारे काम कर सकती है। तो इसी वजह से सीमा को लग रहा है कि शायद से उसके अंदर भी और भी काफी तरह की पावर्स हो सकती है लेकिन उन पावर्स को अभी तक उसने अपने बॉडी के साथ पूरी तरह जागरूक नहीं किया है या फिर शायद से उनको पहचान नहीं पाई है। सीमा ये सोच रही होती है तभी एकदम से उसकी नजर पड़ती है एक दूसरी लड़की के ऊपर जिसके सर के ऊपर एक तिलक टाइप कुछ लगा हुआ होता है। जैसे उसको देखती है वो बुरी तरह घबरा जाती है। असल में सीमा इस लड़की को पहचान चुकी है। सीमा ने पूरी दुनिया देखी है। वो जानती है कि कौन क्या है। वो उसको देखते पहचान जाती है कि ये लड़की मूनलाइट टेंपल से बिलोंग करती है और जो कोई बंदा मूनलाइट टेंपल से बिलोंग करता है वो एक असेसियन होता है और एक असेसियन का इस तरीके से टोर सिटी के पास में दिखाई देना ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता। सीमा इस समय बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो डिसाइड करती है कि जल्दी से चेंगली के पास में जाकर उसको इस बारे में बताना चाहिए। वो वहां से भागना शुरू कर देती है और एक दिन का पूरा सफर तय करने के बाद में टोर सिटी के इस मेन मेंशन के पास पहुंचती है जिसके अंदर चेंगली रहता है। जब यहाँ से बाहर की तरफ होती है तभी 2 पहरेदार उसको अंदर एंटर करने से रोक देते हैं। असल में सीमा इस जगह पर उतनी फेमस नहीं हुई है और ये पहरेदार उसको जानते नहीं है तो उसको मना कर देते हैं कि कोई भी इस मेंशन के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। किसी को भी एंटर करने से पहले अपॉइंटमेंट या फिर कुछ और तरीके से बात करनी पड़ती है। तुम सीधे अंदर नहीं जा सकती। किसी भी ट्रेडर को या फिर किसी और बंदे को भी ऐसे एंटर करने की परमिशन नहीं है। लेकिन सीमा मनाने लगती है कि ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे चेंगली को एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है। इसे पहरेदार मना करने लगते हैं नहीं, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो चाहे कुछ भी हो, बिना अंदर की परमिशन के बिना तुम यहां से एंटर नहीं कर सकती। तुम्हें सामने से जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, उसके बाद में तुम सिटी के अंदर एंटर कर सकती हो। लेकिन सीमा को उस टाइम बहुत जल्दी होती है। वो भी इन पहरेदार को मनाने में लगी हुई है। उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि सिटी के अंदर एंटर करने दो। ठीक इसी टाइम पर ये दोनों बंदे इस जगह पहुंच जाते हैं।
वैसे तो ये सीमा से पहले निकले थे, लेकिन क्योंकि सीमा की रफ्तार तेज है वो जल्दी इस जगह पहुंच गई। वो यहाँ पर जैसे इन दोनों को देखती है, इन दोनों देख के लगती है तुम दोनों अब यहाँ पर पहुंचे हो। इसमें वो दोनों बोलने लगते हैं हमें तो पहुंचना ही था, आपने तो कहा था यहाँ पर लौट जाओ। वैसे आप इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई? आपने तो कहा था आप 3-4 दिन का सफर तय करने वाली है और दूसरी सिटी के अंदर जाने वाली है। ये तो दूसरी सिटी नहीं है, आप तो यहीं पे दोबारा आ चुकी है। इसमें सीमा बोलती है ये सारी बकवास बंद करो, मुझे अभी के अभी चंगली से मिलना है, इसका इंतजाम करो। ये सुनकर ये दोनों बंदे इन पहरेदारों से बात करते हैं, उनको समझा देते हैं कि सच में ये लड़की चंगली से मिलना चाहती है और इस सिटी से बिलोंग करती है, तो इसी वजह से उसको सिटी के अंदर एंटर करने की परमिशन मिल जाती है। पहरेदार इस लड़की को देख रहे होते हैं कि लड़की सीधे चंगली से मिलना चाहती है, चंगली सच में से क्या रिलेशन हो सकता है, और इसी के साथ में ये पहरेदार बातें बनाना शुरू कर देते हैं। सीमा तो फिलहाल के लिए इन लोगों की सही बातों को पूरी तरह इग्नोर कर रही होती है, क्योंकि उसको खुद को पता है कि वो क्या है। उसको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, लोग बातें बना रहे तो बनाने दो। जब वो सिटी के अंदर एंटर करती है तो सिटी देखने लगती है, सिटी बहुत शानदार है। वो देख रही होती है कि बाकी जो सिटीज है उन सभी के अंदर खाने की किस तरह से कमी है, अभी भी सर्दियां खत्म हुई है, उनके पास में खाना अभी तक पूरी तरह से आया भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस सिटी के अंदर किसी भी तरह की खाने की कमी दिखाई नहीं दे रही। ये जगह बहुत ज्यादा साफ है, लोग सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, सबके चेहरे के ऊपर एक असली स्माइल है, सबके सब खुश है। और इसे देखिए कह सकते हैं कि सिटी बहुत शानदार है, लेकिन कोई भी सिटी को देखकर ये नहीं कह सकता कि एक ऐसी सिटी है जो कि पूरी दुनिया से एकदम लड़के बैठी हुई है, जो कि कभी भी खत्म हो सकती है। पूरी दुनिया चाहती है कि किसी भी तरीके से इस सिटी को कब्जा करके इसे कंट्रोल में कर लिया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए। सीमा के इसी तरीके से सिटी के अंदर घूमते हुए और चंगली के मैच की तरफ बढ़ते हुए इस सीरीज का ये एपिसोड पे खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।